और विश्व महिला दिवस पे महिलाओं के लिए मेरा मैसेज ऐसा रहेगा कि अपने आप से प्यार करना सीखो। और वो प्यार कैसे करना है कि जो चीज हम सबके लिए कर रहे हैं, फैमिली में हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, वो खुद के लिए भी करो। उनके लिए जैसे पार्टी करते हो अपने आप के लिए भी करो। और खुश रहो, हर एक पल को जियो, अच्छे से जियो। तो हेलो व्यूवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इन हस्ती को मैं लेके आया हूँ अपने पॉडकास्ट पे, जिनका नाम है निशिगंधा वानसुते, जिनसे पहली बार मिलके मैं बहुत प्रभावित हो चुका था। एंड आई एम डैम श्योर आप सभी भी इनकी बातों से और इनके एक वाइब से बहुत इंस्पायर होंगे। उनके साथ काम करके मैं खुद बहुत इंस्पायर होता था। तो उसका रीजन है कि एक दो बच्चों की माँ भी है, एक मेडिकल भी चलाती है, एंड सिर्फ 5 साल में एक रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट हुई। तो जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। तो वेलकम श्रीगंधा मैम, प्लीज आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। आ, सबसे पहले व्यूवर्स को विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्चुअली समीर जी का बड़कपन है कि जो ये कह रहे हैं कि वो मुझसे मिलकर पहली बार में ही बहुत प्रभावित हो गए। ऐसा कुछ भी मैंने बहुत खास नहीं किया हुआ है। पर धन्यवाद समीर जी, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस आपने मुझे इस इंटरव्यू में आज आमंत्रित किया हुआ है। अ, मेरी जर्नी ऐसी कुछ ग्रेट जिसके बारे में लोग सुने या जिसे बताया जाना चाहिए, ऐसा कुछ खास नहीं है। बट फिर भी आपके आग्रह पर मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई लड़की हूँ। हम मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मम्मी हाउस वाइफ और मेरा एक भाई। ऐसे हमारी 4 जनों की छोटी सी फैमिली। मैं जबलपुर शहर से हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश, जो हार्ट ऑफ इंडिया कहलाया जाता है। तो वहां से मैं हूँ। और बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। बट इंटरेस्ट ये था कि मैं आर्किटेक्ट बन जाऊं, क्योंकि ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, आज भी है। तो इस तरह का एक इंटरेस्ट था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि माँ बाप को एक बार लड़की हो तो शादी का टेंशन कुछ ज्यादा होता है। तो मेरी शादी एट द एज ऑफ 20 ही हो गई थी। और तब मैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रही थी। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का फाइनल ईयर का रिजल्ट आने से पहले ही ईयर 2000 में मेरी शादी हो गई। और पढ़ने की इच्छा बहुत ज्यादा थी, तो मैंने आफ्टर मैरिज एमसीए किया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया। बट अनफॉर्चुनेटली कहें या फिर जिंदगी कुछ अलग दिखाना चाहती थी, जो मैं करना चाहती हूँ वो नहीं, बट कुछ अलग दिखाना चाहती थी शायद। इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स दोनों में भी करियर नहीं कर पाई। कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी ज्यादा थी कि जो जहां रास्ता मिलता गया वहां चलती गई। अ, और मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली मैं सेल्स में आ गई। सेल्स का और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं था। मतलब मैं आज जो आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ, ऐसी मैं नहीं थी। मैं बहुत शाय थी। घर में आने वाले मेहमानों को नमस्ते करने में भी बड़ा टेंशन आता था मुझे। मम्मी पापा बुला बुला के बेटा नमस्ते करो, इस तरह की एक मैं मतलब मेरा व्यक्तिमत्व था। लेकिन समय के चलते जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो काफी चेंजेस आ गए। तो मेरा करियर मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर मैरिज। मैंने अपना एमसीए कंप्लीट किया। और एमसीए की पढ़ाई चलते समय ही मैंने रुइया कॉलेज में इंटरव्यू दिया था, माटुंगा में जो रुइया कॉलेज है मुंबई में। यहाँ पे मेरा सिलेक्शन कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हुआ था। तो मैंने 2 साल वहाँ पे कंप्यूटर्स पढ़ाया जूनियर कॉलेज में, 11th और 12th के बच्चों को। और उसके बाद मतलब यहाँ पे मैं पढ़ाई रही थी, तो अप्रैल में एक घटना ऐसी घटी कि मेरे पापा इलेक्शन ड्यूटी के समय अचानक ऑन ड्यूटी ऑफ हो गए। मैं वहां गई, वहां से आने के बाद मेरा जॉब जा चुका था, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब था। मैं नहीं थी उस समय, फिर वो जॉब चला गया था। तो काम नहीं था। और मैं पापा से बहुत बहुत ज्यादा मतलब कनेक्टेड हूँ। आप आज उनको गए हुए 16-17 साल हो गए, फिर भी मेरे सारे कामों में या सब जगह पापा का आपको एक प्रभाव दिखेगा।
तो मतलब मैं खूब ज्यादा दुखी हुआ रहा करती थी। तो हमारे एक नेबर थे जिन्होंने मुझे टाइल्स की, एक नई कंपनी आई हुई थी मलेशियन टाइल्स की, वहां पे बोला कि आप यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए। उनका उद्देश्य बस इतना था कि भाभी जी पापा के बारे में सोचती हुई रोती हुई ना रहे और कुछ काम पे लग जाए। तो इसलिए मैं टाइल्स की कंपनी में गई, वहां मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन का कारण ऐसा है कि मानकोली एरिया में, जहाँ पे उस समय पे 2006 में एक भी कंपनियां बहुत कम होती थी, वेयर हाउसेस ज्यादा होते थे, और औरतें वहां पे दिखाई नहीं देती थी, मतलब आते जाते हुए, क्योंकि बहुत सुन सपाट था। आज तो 15-16 साल में वो बहुत डेवलप हो गई ये जगह। तो उन्होंने कोई, मतलब बंदियां बहुत सिलेक्ट होती थी पर कोई वहां आने के लिए हाँ नहीं बोलती थी। तो मैंने हाँ बोल दिया। मेरा इंटरव्यू लेने वाले जो सीनियर्स थे वो मलेशियंस थे, तो वो बहुत खुश हुए और मैं तुरंत वहां पे ज्वाइन हो गई। तो वहाँ हमारा विट्रीफाइड टाइल्स का, मलेशियन कंपनी का जो प्रोडक्शन था, वो यहाँ पे मलेशिया से हम माल भेजते थे और हमको यहाँ से केवल सेलिंग करना होती थी। तो मैं वहाँ पे केवल इस चीज के लिए थी, फ्रंट ऑफिस के लिए। बट होता ये था कि जो सेल्स पर्सन है उनसे ज्यादा कस्टमर मेरा नाम पूछते थे कि हम निशी मैडम से ही बात करना चाहते हैं और उन्हीं को ऑर्डर देंगे। तो जस्ट ये, मतलब इस बात से मेरे बॉस बहुत इंस्पायर हुए थे। मिस्टर चुंग चोंग कीट उनका नाम था। तो वो बोले अपन एक अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम इनको आर्किटेक्ट सेक्टर में भेजते हैं। तो उन्होंने मुझे आर्किटेक्ट सेक्टर में भेजना शुरू किया और वहां से फिर आर्किटेक्ट के यहाँ से रिस्पॉन्स आने लगा और बिल्डर्स के थ्रू ऑर्डर्स आने लगी। तो इस तरह से मैं एक्सीडेंटली, आप कह सकते हैं कि सेल्स में आ गई। उसके बाद काफी टाइम सेल्स में थी और टाइल्स ही हम मैं मतलब बेचा करती थी। फिर एक छोटा सा गैप लेना पड़ा मैटरनिटी लीव की वजह से। 2008 में मेरा बड़ा बेटा आया अद्वैत, 2010 में मेरा छोटा बेटा अनादि, और इस तरह से एक छोटा सा गैप हुआ करियर में। उसके बाद मैंने वापस स्टार्ट किया कल्याण में ही, छोटी छोटी जगह काम करके, जस्ट बच्चों को एक आदत हो जाए अलग रहने की, इसके लिए। और फिर मैं एलईडी लाइट्स की कंपनी में गई। वहां पे भी सेल, डायरेक्ट मैं सेल नहीं करती थी, सेल्स पर्सन को असिस्ट करने का ही काम होता था। तो इस तरह का एक, मतलब सेल्स में ही मैं आ गई गलती से, इच्छा नहीं थी पर सेल्स में आ गई। और फिर 2017 में समीर, हमने जहाँ पे एक साथ काम किया, आर आर मतलब मैं अभी भी कर रही हूँ, आपने मेरे साथ कुछ दिन काम किया, RCMPA पॉलिशिंग टेक्नोलॉजीज। तो वहां पे उन्होंने मुझे बुलाया, और केमिस्ट्री मुझे बचपन से कभी पसंद नहीं थी। तो मैंने सोचा केमिकल बेचू नहीं बेचू, बेचू नहीं बेचू, हाँ नहीं करते करते मैंने वहां हाँ तो कर दी। और मतलब सेल्स में मेरा आज जो पकड़ है, उसमें बहुत बड़ा श्रेय जो है RCMPA पॉलिशिंग टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर ओनर मिस्टर मैक्सिम गिल, इनका, और उनकी वाइफ पल्लवी गिल, इनका बहुत बड़ा श्रेय है। क्योंकि कैसा है कि मतलब मैं सेल्स अच्छा कर सकती हूँ या मैं अच्छा करती हूँ, ये आपको मुझे सबको मालूम भी हो, तब फिर भी एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक गाइडेंस भी और प्रॉपर। हाँ हाँ, तो मैक्सिम सर ने मेरे अंदर मतलब वो चीज देखी, उन्होंने चांस दिया मुझे, मतलब जस्ट ट्रायल के बेसिस पे या जो भी, उन्होंने मुझे बाहर भेजना शुरू किया प्रोडक्ट का ट्रायल लेने के लिए। मैं सबसे पहली बार सूरत गई, उसके बाद चेन्नई गई, ऑर्डर्स आने लगी, और उन्होंने वो विश्वास मेरे अंदर आज भी रखा हुआ है। तो मतलब सेल्स में मेरा जो भी करियर है, वो पूरा का पूरा श्रेय मैं मैक्सिम सर और पल्लवी मैम को देना चाहूंगी। इसके अलावा यदि करियर के अलावा आप बात करेंगे मेडिकल की, तो मेडिकल तो एक्चुअली कैसा है कि हम लोग ने, हम पार्टनरशिप में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के कहने पे शुरू किया था। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे क्या हुआ कि जो व्यक्ति हमारा मेडिकल हैंडल करने वाले थे, उनको कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। मतलब मेडिकल में मैं कैसे आई कि हमने पार्टनरशिप में शुरू किया हुआ था। जी, मेरा ये सवाल था कि आई नो वुमेन आर बेटर एट मल्टीटास्किंग, बट आप एक ही मोमेंट पे इतने सारे फील्ड में कैसे काम कर सकते हो? मतलब इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने कहा कि मेडिकल में भी और घर में भी, तो एक दो ये इतने सारे रोल निभाना थोड़ा मुश्किल होता होगा एक मोमेंट पे, तो ये सब कैसे मैनेज करते हो आप? मुश्किल मतलब कब होता है पता है समीर, जब ना बहुत थक जाते हैं और ऐसा ब्रेक लेने का मन करता है, तब लगता है मुश्किल है। लेकिन जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं ना,
तो वो खुशी में सारी मुश्किलें गायब हो जाती है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही That's हूँ कि हमारे कंपनी के अंदर सर और मैडम को दोनों को ही मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास है। तो उनका विश्वास और उन्होंने जो मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है, तो उसको देख के ना कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कभी मोटिवेशन की जरूरत महसूस होती है, तो उनका विश्वास देख के उसी के आधार पे मैं अपने आप को मोटिवेट भी कर लेती हूँ। तो वहां पे ये चीज आती है। और जहां तक रही मेडिकल की बात, तो मैं आपको बता रही थी कि जिनके मतलब विश्वास पे कि आप केवल पार्टनरशिप में जुड़िए और मेडिकल हम चलाएंगे, जिनकी विश्वास पे हमने पैसा लगाया था, उनको सफलता नहीं मिल रही थी और वो बैकफुट को जाने की बात कर रहे थे कि हम ये मेडिकल बंद कर देते हैं, या कुछ 4 महीने पहले, 4 से 6 महीने पहले। तो मैंने जैसे कि मेरा स्वभाव गिव अप करने का नहीं है, और सेकंड थिंग मुझे ये लगा कि इतना बड़ा पैसा अपन ने जो उसमें लगाया है उसको इस तरह से कैसे डूबने दे सकते हैं। तो मैंने वो अपने हाथ में लिया। और लकीली मतलब मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती वहां। मैं ऑफिस के बाद 1.5 से 2 घंटा बैठती हूँ, या तो रोज या ऑल्टरनेट, या जैसे भी टाइम मैनेज करके। और आज हम लोग इस लेवल पे आ चुके हैं कि मेडिकल में हमको अपने से कुछ इनपुट नहीं डालने पड़ रहे, वो अपने पैर पे खड़ा है आज मेडिकल। तो इसके लिए मैं रियली मतलब काफी खुश भी हूँ। तो इस तरह से मेरे 2 टास्क मैंने आपको बता दिए। एक RCMPA का जॉब पूरा 9 to 6 वाला है, तो उसमें पूरे 11 से 11:30 घंटे चले जाते हैं। फिर लौटते मैं थोड़ा देर मेडिकल में बैठती हूँ। उसके अलावा अभी मैं जो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ एकदम दिल से, वो है रोटरी की प्रेसिडेंटशिप। समीर, आपने इंट्रोडक्शन में गलती से थोड़ा गलत कह दिया, ये मेरा 5वां साल नहीं है, ये मेरा 3रा साल है। okay. तो ये मेरा रोटरी में 3रा साल है, और मैं 3रे साल में ही प्रेसिडेंट बन गई। यहाँ पे भी आप ये कह सकते हैं कि मैं एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि एक्चुअली रोटरी में क्या होता है कि अगला पूरा शेड्यूल आपको फोरकास्ट करना पड़ता है क्लब को, कि अगले साल प्रेसिडेंट कौन होगा, उसके अगले साल कौन होगा, ये पूरा प्लानिंग रहता है। और इस प्लानिंग के तहत स्माइल ईयर 21-22 के लिए प्रेसिडेंट में मेरा नाम नॉमिनेट नहीं किया गया था। लेकिन जिनका किया गया था वो कोविड में उनको काफी दिक्कतें आई बिजनेस में, और काफी, तो वो उससे उबरना चाह रहे थे। तो वो उन्होंने बोला कि शायद मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, मैं उस काम पे ध्यान दूं या रोटरी पे ध्यान दूं। और ये चीज मुझे रियलाइज हो गई है, और फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लूं, ये बात अच्छी नहीं होगी। तो उन्होंने मतलब जनवरी फरवरी के आसपास मना कर दिया था। और उनके मना करने के बाद सीनियर्स मेंबर थे काफी सारे, क्योंकि हमारे क्लब की एज आज 7 ईयर ही है। मैं 7th प्रेसिडेंट हूँ और फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट हूँ हमारे क्लब की। हमारे क्लब में आग इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं वो सारे मेल मेंबर थे। तो उनके मना करने के बाद जो चार्टर प्रेसिडेंट है हमारे, मिस्टर बाला साहेब एरंडे, उन्होंने और कोर मेंबर्स ने एक एक करके सबसे पूछा कि भाई आप प्रेसिडेंट बन जाओ, आप प्रेसिडेंट बन जाओ, आप प्रेसिडेंट बन जाओ। तो सबने मना किया हुआ था, मुझसे पूछा गया, तो मैंने डायरेक्ट मना नहीं किया, मैं खुश हुई थी। बट थोड़ा सा टेंशन, कोविड उस समय थोड़ा अच्छे इसमें था, सेकेंड स्टेज चल रही थी। तो घर से हस्बैंड का मतलब एक विरोध था, स्ट्रॉन्ग था वो भी। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझको 1 साल बस दे दो, 1 साल आप मुझे मेरे लिए दे दो, मेरा करके देखने का काफी मन है। तो इस तरह से मैं रोटरी की प्रेसिडेंट बन गई। और रोटरी के प्रेसिडेंट के लिए मैंने 12 जनवरी 2021 को हाँ बोला था। तब से लेकर के मेरा इंस्टॉलेशन 25 अगस्त 2021 को हुआ, तब तक। और उसके बाद भी 1 महीने तक बहुत ज्यादा एक स्ट्रगल था घर के अंदर, कि तुम रोटरी क्यों कर रही हो, क्या मिलने वाला है इससे। तो वो घर का एक विरोध का सामना करते हुए मुझे बाहर जाके रोटरी का काम भी करना पड़ता था। बट जो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी है ना, वो बड़े दिल से और बड़ी शिद्दत से किए। आपके क्लब की एक खास बात मुझे पसंद आती है कि आपने ट्री प्लांटेशन भी किया। एंड आपने ट्री प्लांटेशन ज्यादा, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि उस ट्री का ख्याल भी रखा जाए।
रोटरी में हम लोग को ना अलग अलग एवेन्यू के अंदर अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, जैसे मेडिकल में, एनवायरनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए। तो हम लोग को ट्री प्लांटेशन प्लांटेशन रोटरी के सारे क्लब करते हैं ऑल ओवर द ग्लोब। हम भी करते हैं, पर हम लोग ने इस साल थोड़ा सा ये सोचा कि हम प्लांट लगा देते हैं। हम जो मुंबई कर हैं वो कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के, किसी का फार्म हाउस है कुछ भी देख के प्लांट लगा देते हैं, बट प्लांट लगाने के बाद वो बढ़ रहा है या नहीं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्लांट लगाने के लिए मुझे लगता है कि केवल 2 घंटे का टाइम या कुछ छोटा मोटा फंड मोर देन इनफ है। पर उसको उस प्लांट का ध्यान रख के उसको बड़ा होने तक मतलब उसकी केयर करना, इसमें एक बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ध्यान मेहनत देना लगती है, पड़ता बहुत है। ज्यादा तो इम्पोर्टेंट। हमारे ही क्लब के पास प्रेसिडेंट है मिस्टर सचिन पीताम्बरे। उनके कांटेक्ट में शाहपुर के पास टाकी पठार जगह पे एक मठ है, और वो लोग काफी बड़ा काम करते हैं। मतलब अ, मैं तो आपको समीर ये कहूंगी कि आप वहां के भी कुछ लोगों से मिलिए, और वो सच में रियल काम करते हैं, रियल हीरोज हैं वो। पर्यावरण के लिए, वन्य प्राणियों के लिए, या सभी के लिए। मतलब एनवायरमेंट के मैं कुछ लिए, भी नहीं राइट। कर रही हूँ, आपसे मिल गई, आप प्रभावित हो गए तो आपने मुझे बुला लिया, बट सही मायने में मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एंड आपने मैं व्यूवर्स को एक और चीज के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि आप ही ने मुझे अराउंड 1 महीने पहले एक चीज के बारे में बताया था कि जो भी मतलब होटल्स में और फंक्शंस में जो भी खाना बचा खाना होता है, उसके लिए भी आपने एक नया मतलब एक उपक्रम शुरू किया है। तो उसके बारे में बताएंगे? नहीं, उपक्रम किसी कारणवश अभी समीर शुरू नहीं हो पाया है। जी। उसका कारण ऐसा है कि देखिए, हम किसी को फूड देते हैं तो हमारी जवाबदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राइट, अ, राइट। अन्नदान एक सबसे बड़ा दान माना जाता है। और हम लोग का इस प्रोजेक्ट को करने के पीछे मतलब हम लोग के दिमाग में ये चीज चल रही है कि भाई अपने घर में जन्म दिवस होता है, शादी होती है, या छोटे मोटी मीटिंग्स में खाना बनता है, और वो खाना बच जाता है तो हम लोग फेंक देते हैं, या मतलब उसका प्रॉपर ये नहीं हो पाता है ना। तो हम लोग ने सोचा कि जो यूटिलाइज नहीं स्ट्रीट पे होता। सोने वाले जो भूखे सो जाते हैं उन तक ये खाना पहुंचा दिया जाए। पर इन सब के लिए ना एक बहुत बड़ी यंत्रणा की जरूरत है, क्योंकि ये खाना किसी के पास भी खराब होने से पहले खाने के योग्य हो उस समय के भीतर ही पहुंचना बहुत जरूरी है। सोचना तो चाहिए, इस राइट। पे वर्किंग चल रही है। पता नहीं मतलब मेरे साल में वो हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं, टारगेट तो रखा है हमने कि मेरे प्रेसिडेंटशिप में एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए, और हम इसको लॉन्ग टर्म पे करते रहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज हम खाना दे रहे हैं फिर कल नहीं दे पा रहे, ऐसा नहीं। तो वो बहुत लंबे समय के लिए हमको डेली के लिए शुरू करना है। तो वो छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे, वर्किंग चल रही है, और होपफुली बहुत जल्दी ये चीज शुरू भी हो जाएगी। ये आइडिया राइट। मेरा नहीं है ओरिजिनल। ये आइडिया जो है हमारे पास प्रेसिडेंट सचिन पीताम्बरे, उनके मन में उनके प्रेसिडेंटशिप से चल रहा था। तो उन्होंने ये आइडिया मेरे सामने रखा, तो मैंने कहा हाँ, खाना वेस्ट होना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जो मतलब मेरा भी उसमें कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट था, तो मैंने उनको कहा कि हम इसको करेंगे। और थैंक्स टू ऑल माय डायमंड टीम, सबने इसको बहुत पॉजिटिव लिया है और सब इस पे काम कर रहे हैं। होपफुली बहुत जल्दी हम इसको एक्चुअल में रन होता हुआ देख पाएंगे। आपकी बातों से लग रहा है कि कोई भी आइडिया अगर कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। नहीं, एक्चुअली ये फूड से रिलेटेड है ना समीर, हम लोग बहुत अरे, बारकाइयों पे ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, अपने खाना देने के बाद किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। 100% विश्वास है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको शुरू करेंगे। और राइट, शुरू करने पे मैं आपको ऑफिशियली उसका इनविटेशन और थैंक यू। ये दूंगी, आप जरूर आइएगा समीर। नेक्स्ट है कि जैसे बहुत से हमारे में से लेडी एंटरप्रेन्योर्स मतलब कहते हैं कि हम अपना पर्सनल लाइफ और कॉर्पोरेट अलग रखते हैं, मतलब हाँ कि हाँ उसी हाँ तरह मुझे आपको जानना है कि आप जो आरसीएमपी में काम करते हो उसी तरह हाँ हाँ रोटरी क्लब की प्रेसिडेंटशिप की भूमिका निभाते हो, और उसी तरह हाँ घर में हाँ आके एक माँ की भूमिका निभाते हो, जब आपके आपके 2 बेटे आपके वेट कर रहे होंगे। तो आप तीनों हाँ चीज में अलग अलग रोल कैसे निभाते हो विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर? हाँ। वो जैसे हम लोग बोलते हैं कि घर घर में आने के बाद ऑफिस का भूल जाना चाहिए, ऑफिस में घर का चीज नहीं चाहिए, मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
तो कैसे मैनेज करते नहीं, हो वो? ऐसा ऐसा बोला जाता है समीर, लेकिन ना मेरे साथ वो नहीं हो पाता है। मैं ना ओके। साइमल्टेनियसली एट अ टाइम तीनों चारों जोन में होती हूँ। वो दिमाग में ना एट अ टाइम सारी चीज चल रही होती है। टाइम मैनेजमेंट आप कह सकते हो। और बच्चों को भी कोई ये नहीं है कि हमारी मम्मी हमें टाइम नहीं देती है। दोनों टाइम बच्चे मैनेज बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि मम्मी हमारी हमारे प्रेसिडेंट है मम्मी या हमारे। मम्मी हमारी ये भी करती है। और उनको यदि आप कभी मिलेंगे और पूछेंगे तो उनकी ऐसी भी कोई शिकायत नहीं है कि मम्मी बाहर बिजी रहने की वजह से हमको बाहर का खाना खिला रही है। हर चीज घर पे ही बनती है और टेस्टी भी बनती है। तो बच्चों की या घर में हस्बैंड की या सास की ऐसी कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ है। बट मैनेज कैसे करती हूँ तो वो सच में बताना मुश्किल है। ये हो सकता है कि मैं सोचने का और करने का काम साथ में करती हूँ, तो इसके लिए समय बच जाता है और मैं 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा चीजें मैनेज कर लेती हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं। हाँ एंड हम हाँ। में से बहुत लोगों के पास एक स्ट्रेस रिमूवर होता है, तो हम्म। जिसकी आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा जरूरत है एक स्ट्रेस रिमूव होने की। तो स्ट्रेस हाँ रिमूव हाँ करने के लिए मैं मेडिटेशन और बुक रीडिंग करता हूँ। तो आप हाँ क्या हाँ। करते हो अपना स्ट्रेस रिमूव करने के स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए? आपको हंसी आएगी यदि सच बताऊंगी तो। जब बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है ना, सपोज ऑफिस में हुई किसी बात से या बाहर हुई, जी अभी जी। पॉलिटिक्स हर जगह होती है, हर जगह कुछ ना कुछ होता है, चाहे ऑफिस हो चाहे रोटरी हो कहीं भी हो। तो सपोज मैं बाहर हूँ ना, तो लौटते वक्त मैं पानी पूरी खाती हूँ पानी पूरी खाती से मेरा गुस्सा चला जाता है। और वैसे मुझे ओल्ड म्यूजिक सुन के बहुत रिलैक्स फील होता है। इवन मतलब बैकग्राउंड में काम करते वक्त मुझे म्यूजिक चालू रखने की आदत है। ऑफिस में भी कभी कभी मैं कर लेती हूँ, ईयरफोन लगा के म्यूजिक लगा के काम करती हूँ, तो काम मेरे फटाफट हो जाते हैं। और दूसरा, मेरे दोस्त जो है ऑफिस में या सब जगह, वो तो जो साथ में होते हैं सारे दोस्त बन ही जाते हैं, पर स्ट्रेस रिलीफ करना हो ना, तो बच्चों के साथ जाओ आप। राइट। बच्चों के साथ यदि आप मिलोगे तो आपका तो सारा आपका स्ट्रेस एक दूर हो जाता आप है। अलग जोन में चले हाँ जाते तो हो। हाँ हाँ, तो मैं अपने बच्चों के दोस्तों के साथ वगैरह या नीचे कुछ समय बिता लेती हूँ। या मेरे भाई का बेटा, बड़ा बेटा 6 साल का है, छोटा 1 साल का है, उनको वीडियो कॉल करो, उनकी बातें सुनो तो सारा स्ट्रेस निकल जाता है। तो इस तरह से कुछ तो चटोरी चीज खा के या पुराने म्यूजिक सुन के, मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार, इन सबको सुन के स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। या फिर बच्चों के साथ टाइम बिताओ तो सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। आपने इसमें मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई कि पानी पूरी खाने से आपका स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस या गुस्सा कम हो जाता है। अगली बार हमारे जिससे भी अनबन हो जाती है तो आपको मैं पानी पूरी खिलाने वाला हूँ। नहीं, आपकी और मेरी अनबन नहीं होगी। मेरी अनबन किसी से नहीं होती है। जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती और उस चीज का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ में निकाल लेती हूँ ना, तो उसकी मुझे ये रहता है। तो गिल्ट मोस्टली रहता है ऑफिस बाद में में। होता है, आपको पता है। हाँ, जी आपको जी। पता है कि ऑफिस में कुछ बात में अपनी गलती ना हो फिर भी हो जाता सुनना है पड़े अनएक्सपेक्टेड। या कुछ ऐसा, आप समझ सकते हो। तो फिर लौटते वक्त मैं क्या करती हूँ, एक प्लेट पानी पूरी खा ली, गुस्सा दूर। हो गया। तो जैसे फर्स्ट ऑफ आपको मैं मिला कि इवन एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपने मुझे ऐसे इंस्पायर किया कि मुझे उसी मोमेंट पे लगा कि निशिगंधा मैम को इस पॉडकास्ट पे लेके आएंगे। एंड आई एम डैम हाँ श्योर कि आज की जिस मैरिड वुमेन है जो खुद को हाँ हाँ। अबला नारी मानती है, बहुत से ऐसे वुमेन हम्म है जो खुद को मतलब कुछ रीजंस की वजह से कर नहीं पाते, कि लगते हैं ऐसे कुछ मतलब बाधाएं होती है उसकी वजह से वो कर नहीं हाँ। पाते जो चीज उनको करनी होती है, उनके सपने उन्हें सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि उन महिलाओं के लिए आपको मैसेज क्या है कि जो उनको सर्कमस्टेंसेस आते हैं उनकी वजह से वो वहां पे रुक जाती है, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? महिलाओं के लिए खास तरह से, आप महिला दिवस है इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो इस चीज से निकल जाएं कि हमको केवल खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, बर्तन करना है। और आजकल के एज में कोई भी लेडीज नहीं करती, सबने मेड रखी हुई है। जी तो सभी रखती हैं, मतलब सारा का सारा काम। राइट। पहले जमाने जैसे सारे लोग, सारी महिलाएं नहीं करती हैं अपना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती। मुझे भी मेरे कांटेक्ट की बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं और कहती है, निशी आप करते हो बहुत अच्छा लगता है देख के। हम तो क्या हम तो क्या कुछ नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है ना, तो आपको वो ग्रैब करना आना चाहिए। राइट। मतलब जब हमारे क्लब के 10 मेंबर्स ने मना कर दिया और मैं भी मना कर देती, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चली जाती
और मेरा नंबर कब लगता है पता ही नहीं। महिलाओं को ही नहीं, बच्चों को या किसी को भी वो ग्रैब करना आनी चाहिए और फिर उस पे अपना बेस्ट दो। बाकी सब भगवान पे सारे छोड़ के दो। सारे तेंदुलकर, लता मंगेशकर या ऐसे नहीं बनेंगे। लेकिन मतलब जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप चाहे तो किचन में खड़े रह के खाना बना रहे हो, या ऑफिस में बैठ के एक्सेल बना रहे हो, या मेल लिख रहे हो, या फिर रोटरी के लिए स्पीच दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ आपको जो भी करना है, वो यदि दिल से करेंगे उसको एंजॉय करते हुए, तो 200% रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मतलब चीजों को दिल से करना आना चाहिए। मैं मेरे दोनों बच्चों को हमेशा सिखाती हूँ कि आप क्रिकेट खेलो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे जो कर रहे हो, जिस समय पे जो काम कर रहे हो उसको उस काम में पूरी तरह रहो। 100% दो। उस समय आपका दिमाग कहीं और नहीं जाना चाहिए, और जाता है तो फिर फोकस करके वापस उसी जगह पे आओ उसी जगह पे और अपना बेस्ट दो, दिल से करो। मेरा ये मानना है कि चीजों को यदि प्यार से किया जाए ना, तो रिजल्ट रिजल्ट अच्छा आता है। और राइट। मुझे क्या लगता है कि बस कूद जाओ, कूद जाओगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। दैट्स इट। मला जमत नाही, मी कसं करू, मला तो कोणी करू देत नहीं, वो सब जो है ना, उससे बाहर निकलने की, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा, मेरी रोटरीशिप से, प्रेसिडेंटशिप से मेरे हस्बैंड को मतलब वो कोविड की वजह से थोड़े से परेशान थे, और कि बच्चों पे ध्यान दे पाएगी या नहीं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मना कर रहे थे। पर उसमें बस कूद गई मैं, तो अब हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से हर एक चीज को करके देखना चाहिए, करके देखने के बाद डिसाइड करो कि ये होने वाला है या नहीं होने होने वाला वाला है। है। बाहर खड़े होके, तालाब के बाहर खड़े होके नहीं बोलो कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, कूद जाओ, राइट। जो है वो अच्छा होगा। और मतलब ये केवल महिलाओं के लिए नहीं, मैं सभी के लिए कहूंगी। और विश्व महिला दिवस पे महिलाओं के लिए मेरा मैसेज ऐसा रहेगा कि अपने आप से प्यार करना सीखो। और वो प्यार कैसे करना है कि जो चीज हम सबके लिए कर रहे हैं, फैमिली में हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, वो खुद के लिए भी करो। उनके बर्थडे पे जैसे हम उनको कहते हैं अच्छे से तैयार हो, आप भी तैयार हो। उनके लिए जैसे पार्टी करते हो, अपने आप के लिए भी करो, करवाओ, और खुश रहो, हर एक पल को जियो, अच्छे से जियो। एक्चुअली ये आपको ऑन द स्पॉट जो बात करने को आता है ना, बहुत लोगों को नहीं आता है। आप मतलब पोस्ट ऑफिस रोटरी रोटरी की मीटिंग को भी आप ऐसे डायरेक्ट जाते हो और जो दिल में आया वो बात करते हो आप। तो उसमें उनको ऐसा नहीं होता कि मतलब कभी ब्लैंक हो जाते हैं, कभी सोचते हैं नहीं, कभी ऐसा समीर, आज शेयर कर आपको दो। मुझसे बात करके शायद एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन ना रोटरी की प्रेसिडेंटशिप लेते समय मैं एक छोटी सी बात से क्या डर रही थी कि पूरी पब्लिक के सामने, 100 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने खड़े होकर बात करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कहते हैं, डर के आगे जीत है। और मैंने वो एक्सेप्ट किया। जैसे ड्राइविंग है, ड्राइविंग नहीं आती, एक बार निकल जाओ रास्ते पे गाड़ी लेके, दूसरी बार कोई डर नहीं लगेगा। तो काम करना चाहिए, और रोटरी में रह के आप लीडरशिप बहुत अच्छी सीख सकते हो, बहुत ही अच्छी। राइट। आप मतलब एक टीम मेंबर भी अच्छे से बन पाते हाँ, टीम वर्क आप सीख सकते हो, टीम से काम करवाना, और सब चीज। और बहुत सारी चीज एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। आप लीडर बन गए हो इसलिए आपको चिल्ला के बात करनी है, बॉसिंग करनी है, ऐसा नहीं होता है। मतलब वो एक स्किल है, वो कला है कि आपको आनी चाहिए कि आप किस तरह से आपके साथ के 20 लोगों से, 25 लोगों से, 100 लोगों से, जितनी बड़ी आपकी टीम है, उनसे कैसे काम करवाते हो। तो आपको वो चीज एक्सेप्ट करके उस पर एक्ट करना आना चाहिए। हो। राइट। मतलब ये बैच लगा के आप सीख गए हो ऐसा नहीं बोल सकते हो। उसके बाद एक्शन में आना होगा, आपको कुछ करना होगा, तो करना होगा। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और आप हर तरह से आपके ग्रो हो कल गए। से आज थोड़े बढ़े हुए, ग्रो हुए वाले रहोगे। फिर उसके बाद हम लोग ने स्वच्छ कल्याण सुंदर कल्याण के अंतर्गत कल्याण की कुछ दीवारों पे अच्छे संदेश देते हुए कुछ ड्राइंग्स, पेंटिंग्स बनाई है, जिसको आपने फेसबुक पे देखा होगा मेरे। मतलब पानी बचाओ, बेटी जी। बचाओ, या फिर पर्यावरण रक्षण, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, इस तरह के अलग अलग मैसेज से पानी रिलेटेड हम सुरक्षा लोग भी ने, राइट। हाँ, हम लोग ने अलग अलग मैसेज से रिलेटेड चित्र बनाए और उसका मैसेज लिखा। तो उस समय मेरे परिवार से मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे साथ में थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान पे किसी की सोच का एक असर होता है, मतलब किसी की सोच पे एक महान व्यक्ति का होता है, किसी की सोच पे बुक्स का होता है। तो हाँ आपके हाँ। मेंटर कौन हो गए, मतलब कौन आपके मेंटर थे जिनसे आपको एक इंस्पिरेशन मिली कि कुछ किया जाए ऐसा।
मेरे ऊपर सबसे ज्यादा असर मेरे पापा का है, बहुत ज्यादा है। वो बहुत ही सिंपल व्यक्ति थे, और उनका एक था कि किसी का को दुख नहीं पहुंचाना है, और गॉड इज ग्रेट, ये वो हमेशा बोलते थे। तो उस चीज का बहुत असर है। बाकी अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए तो अलग अलग व्यक्ति असर छोड़ के जाते हैं, पर बेसिक नेचर पे या जो भी है वो मेरे पापा का असर मेरे ऊपर बहुत है। उसके साथ ही मतलब मेरे भाई और मम्मी ये हमेशा मेरे साथ नहीं होते हैं, पर उनका एक चीज है कि वो हमेशा क्या बोलते हैं, मतलब मम्मी बोलती है माझी श्रद्धा का ही करू शकते, मेरा नाम घर पे श्रद्धा है, तो ये कि वो उनका है। और भाई भी इसी तरह की बात करता है, दीदी कुछ भी कर लेगी। और उन दोनों से सीख के मेरा छोटा बेटा अनादि भी वैसे ही बोलना सीख गया है, मम्मीला सांग होऊन जाईल काम। तो उनका जो ये विश्वास है ना, तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए मेरी मेहनत इस दिशा में बढ़ जाती है कि अपने आप वो चीज का रिजल्ट पॉजिटिव आता है। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड एक चीज रहती है ना कि यार ये तो ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकती, तो वो हो जाना चाहिए। और एक बुक है, आपने शायद पढ़ी होगी, सीक्रेट, उसमें ये बताया गया है कि आप जो सोचते हो वही आपके साथ साथ आता है आपके आसपास, क्योंकि सारी चीजें ब्रह्मांड में ही रहती है। आप पॉजिटिव सी चीजें सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें घूम घूम के आपके पास आ जाएगी। तो आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, जो करो वो दिल से करो, और जो करने का मन होता है उसको एक बार करके देख लो, ताकि कोई रिग्रेट ना रहे। और अपना अपना डिसीजन खुद ही आप निकालो कि इसको करने से क्या होगा। मतलब यदि मिर्ची तीखी है तो इसको मैं आपको ना बताऊं कि मिर्ची तीखी है, आप उसको काट खाओ और खा के पता करो कि ये मिर्ची तीखी है या मिर्ची तीखी होती है। मतलब यही चीज मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, आपको जो करने का मन होता है ना वो आप कर लो, और बातों को मेरे साथ थोड़ी बार एक बार चर्चा कर लिया करो, क्योंकि क्या चीज अच्छी है और नहीं है आपको पता नहीं है। पर यदि आपको कुछ करके देखने का मन होता है तो आप बिंदास मुझे बताओ और करके देख लो, और खुद रियलाइज करो कि ये चीज आपके लिए अच्छी है या नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारे बड़े होते हैं घर में, वो हो सकता है कि हमसे उन्होंने हमको ज्यादा पढ़ा दिया होगा, लेकिन हमने 4 किताबें ज्यादा भी पढ़ी होगी, तो भी हमारे बड़े जो घर में हमको बता रहे होते हैं, दादा दादी, हस्बैंड, माँ, बहन, सब कोई, अ, वो उनके पास अनुभव ज्यादा है, तो उनका सुनना चाहिए। सुन के तुरंत नहीं मानना है तो भी एनालिसिस करना आना चाहिए। मतलब हाँ, अभी मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा, उन्होंने काफी छूट दी हुई है, मैं रात में मीटिंग्स वगैरह करके आती हूँ, पर उनके कुछ प्रोटोकॉल्स है कि कहाँ पे अकेले नहीं जाना है, कहाँ पे जा सकते हो, कितने बजे नहीं, इतने बजे के अंदर ही घर पे आ जाओ। तो उसके पीछे उन्होंने दुनिया थोड़ी सी मुझसे ज्यादा देखी है, या उनको मालूम है, इसलिए वो बताते हैं। तो उस पे नाराज होने की बजाय यदि मैं समझ लूं, और यही चीज मैं आज की सारी लड़कियों को बताना चाहूंगी कि केवल इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, या फिर स्टेटस रखने के लिए मत जियो। आप कुछ कर रहे हो, रियल कर रहे हो, स्टेटस रखो, कोई बात नहीं, पर आपके बहुत ज्यादा स्टेटस रखने की वजह से क्या होता है कि हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली सबको दे देते हैं, और लाइव इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो कब देनी है, कैसे देनी है, आपके आपके फोटोज किस तरह के इस पे जाना चाहिए। क्योंकि मतलब मैं एक 2 बेटों की माँ हूँ, और मैं आसपास ये देखती हूँ कि लड़कों को बहुत जल्दी बदनाम कर दिया जाता है कि बिगड़े हुए होते हैं, या लड़कियों को छेड़ते या कुछ भी। पर मेरा बीइंग फीमेल ये मानना है कि लड़कियां खुद कुछ ऐसी हरकतें आजकल ज्यादा करने लगी है, जिसकी वजह से उस चीजों को उत्तेजना मिलती है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कैसा कैसा ड्रेसिंग करना है, कहाँ पे कैसा करना है, कहाँ पे कैसा नहीं करना है। तो मतलब जब आप पूछ रहे थे कि आप महिलाओं को क्या बताना चाहती हो, तब मुझे सूझ नहीं रहा था मैं क्या बताऊं। लेकिन महिलाओं को, लड़कियों को, सभी को मैं ये बताना चाहूंगी कि आपके बड़े, आपके माँ बाप, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, भाई छोटे भी हों, तो उनको मालूम होता है कि बाहर दूसरे जो पुरुष है वो क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। तो उनकी बातें थोड़ी सी समझ लेने में कोई हानि तो नहीं है।
तो समझ लेनी चाहिए, बस Right. इतना ही कहना चाहती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि उन्हें जो फोटो अपलोड करते वो शायद आगे हाँ जाके हाँ, उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था श्रमदान का, और वहां पे वन विभाग के सीनियर अधिकारी थे और पुलिस के भी सीनियर। तो उन्होंने भी वो कॉलेज स्टूडेंट को, जो एनएसएस के स्टूडेंट आए हुए थे वहां पे मांडवी कॉलेज डोंबिवली से, उन सभी लड़कियों को हाथ जोड़ के विनती की कि आप हर एक चीज कृपया करके फेसबुक पे ना डालें कि गोवा जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। आप जितना हर चीज का बताने अपडेट मत से, दो। राइट। हाँ, हर चीज का अपडेट मत दो, क्योंकि इस तरह से आप क्राइम करने वालों को या गलत हरकतें करने वालों को सीधे सीधे उनका काम आप इजी करके दे रहे हो। इजी कर तो सकते ये मेरी विनती सभी महिलाओं से भी है, जो जो बेटों की माँ है उनसे भी है, कि वो अपने बेटों को सिखाए कि बेटियों की, महिलाओं की, बहनों की इज्जत कैसे करना है, और अपनी बेटियों को भी सिखाएं कि क्या करने से आपकी इज्जत बनी रहेगी, और क्या करने से आप कुछ गलत ना भी करो तो आपकी इज्जत जा सकती है। तो वो जो छोटी छोटी बारकाई होती है, वो यदि आज की महिलाएं, मतलब जो मेरे एज की महिलाएं हैं या मुझसे बड़ी हैं, वो अपनी बच्चियों को सिखाएं, बच्चियां मुझे सुन के या किसी और को सुन के इस बात की थोड़ी सी समझ ले लें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज समय बहुत बदल चुका है, बहुत खराब हो चुका है। हैं। जिसको सुधारने के लिए एक छोटा सा प्रयास हो सकता है, हम अपने घर से यदि सुधर जाए तो। सुधर जाए तो जैसे कि बदलाव की शुरुआत हम खुद से होती है। राइट। हाँ हाँ, तो ये मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच निशिकांता मैम, बहुत सी इसी बातें बताने के लिए और बहुत अलग 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 पर्सपेक्टिव हमारे पॉडकास्ट में लाने के लिए। अगर हो सके तो फिर से एक बार आपको बुलाऊंगा व्यूवर्स की अगर डिमांड हो तो। थैंक यू समीर फॉर सिलेक्टिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने इस तरह का, ये मेरे लाइफ का पहला अनुभव है। मैंने इस तरह से कभी किसी से बात नहीं की है, आज पहली बार आपसे कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है आपको तो मेरी बातें पसंद आती है, पर आपके साथ साथ व्यूअर्स को भी मेरी बातें पसंद आएगी, जरूर पसंद आएगी और जरूर। व्यूअर्स मुझे मौका देंगे वापस आपके सामने किसी और विषय को लेके आने की। तो धन्यवाद। जैसे आपने कहा, मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस किया था पॉडकास्ट का कंसेप्ट, उस टाइम आपको ऐसे अनअवेयर थे कि क्या कंसेप्ट है पॉडकास्ट क्या नहीं। आप ऐसे लेके हाँ। अच्छा कर रहे हैं ना, कुछ अच्छा कर रहे हो ना, ठीक है मैं आती हूँ, कुछ तो अच्छा करेंगे। तो आपका ऐसा मैं था। जैसा अभी आपके इंटरव्यू में बता रही थी कि आदमी को एक बार करके देख लेना चाहिए था। तो जब राइट। आपने मुझे बताया तो सीरियसली मुझे नहीं मालूम था कि क्या है, और अभी भी मुझे नहीं मालूम। मुझे बस इतना मालूम है कि समीर सवाल पूछेंगे तो जवाब देना है, और वो कहाँ पे जाएगा, क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी बात करके देखते में तो कोई नुकसान नहीं है ना। एक बार करके देख लो, इसलिए मैंने आपके आमंत्रण को स्वीकारा और आज यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे बात कर सकूं और आप उसको आगे और सभी को भी सुना सके। धन्यवाद। थैंक यू, मुझ पे स्टिल विश्वास करके आपने खुद आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर थैंक बीइंग यू। ऑन थिंक अबाउट। थैंक यू मैम।